कंप्लायंस ग्रू के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि पाकिस्तान के लोकल लॉ में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इससे हम किस मौके पे एक वर्कर या एम्प्लॉय के हैंड ओवर करेंगे और ये किस लैंग्वेज में होनी चाहिए और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कि एज़ पर लॉ हमें शामिल करना ज़रूरी है। और इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट को हम बात करेंगे with reference to the West Pakistan Industrial and Commercial Employment Standing Orders Ordinance 1968 and the Sin Terms of Employment Standing Orders Act 2015 के रेफरेंस से। बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैंने दोनों लॉ को साथ साथ लिख लिया है। अगर हम वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 का सेक्शन 2A को हम पढ़ें तो इसमें जो लिखा है लफ्ज़ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस टू बी गिवन इन राइटिंग। एवरी वर्कमैन एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और प्रमोशन शैल बी प्रोवाइडेड विद एन ऑर्डर इन राइटिंग शोइंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज सर्विसेज। यानी कि 2A क्या कहता है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो हमें एक तो रिटन में देना है। कब देना है? उसके अपॉइंटमेंट के वक्त। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे ये कहें कि जी हम तो अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मेशन के बाद देते हैं, हम तो ज्वाइनिंग के एक हफ़्ते बाद देते हैं। ऐसा नहीं है। एज़ पर लॉ आपने उसे टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट में ही अपॉइंटमेंट लेटर दे देना है। हाँ, इसमें अगर आप देखें तो उस तरह कोई टर्म एंड कंडीशन एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है कि वर्किंग आवर्स होने चाहिए, उसमें कंपनसेशन का जिक्र होना चाहिए, उसमें बेनिफिट का जिक्र होना चाहिए। ऐसा एज़ पर लॉ पाकिस्तान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, हम अब देखते हैं कि सिन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015 में क्या लिखा हुआ है। तो उसका जो सेक्शन है 3A 3 का 1 लिखा है, एवरी वर्कर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट शैल बी गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर showing expressly the terms and condition of his employment including wages। हाँ, सिंध के अगर आप एक्ट में देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए और उसमें वेजेस का भी जिक्र होना चाहिए। तो एज़ पर लॉ पाकिस्तान में जो मौजूद है उसके लिहाज से अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म एंड कंडीशन को आपने लिखना है। क्या क्या लिखना है ये उन्होंने छोड़ा हुआ आप पे। हाँ, वेजेस का जिक्र सिंध में ज़रूर लिखा हुआ है। इंग्लिश में देना है, उर्दू में देना है, बायलिंगुअल में देना है। ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट लॉ में मौजूद नहीं है। हाँ, अगर किसी बायर कोड में या किसी और स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो उसे हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या क्या होना चाहिए। कंपनी का नेम होना चाहिए जिस कंपनी में आप उस वर्कर को हायर करने जा रहे हैं। एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय प्लस फादर नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि वो चाइल्ड लेबर तो नहीं है। CNIC या एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डेजिग्नेशन होना चाहिए, किस डेजिग्नेशन में उस वर्कर को आप या एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, यानी किस डिपार्टमेंट में हायर करने जा रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि किस तारीख से वो फैक्ट्री या कंपनी को ज्वाइन करेगा। सैलरी होनी चाहिए कि आप उसको कितनी सैलरी पे आप उसको रख रहे हैं। वर्किंग आवर्स एंड वॉलंटरी OT, यानी उसकी वर्किंग आवर्स क्या होंगे, 8 घंटे के, 7 घंटे की, 9 से 4 या 9 से 5 या 9 से 6। OT कितने घंटे लगा सकता है, वो वॉलंटरी है या यानी कि ज़बरदस्ती रखना करना है उसने। वीकली ऑफ, किस दिन उसकी छुट्टी होगी। शिफ्ट डिटेल, किस शिफ्ट में काम कर रहा है, A, B, C या वो रोटेशन में होगा। बेस लोकेशन, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनके एक फैक्ट्री कराची में है, एक पंजाब में है, एक KPK में है। इवन के विद इन अ सिटी भी कई लोकेशंस होते हैं। तो आपने उसमें लोकेशन लिखने का, आपकी यूनिट 2 में या यूनिट 3 में या लाहौर के यूनिट 1 में आपको हम रखने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, क्योंकि लोकल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का भी, वर्कर का भी जिक्र है जिसमें आप 18 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स पे आप रख सकते हैं। तो उसको आपको यहाँ पे जिक्र करना है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है।
प्रोविजनरी पीरियड, उसके क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कब वो उस प्रोविजनरी पीरियड में वो क्या वगैरह बताया जा सकता है, उसकी सैलरी तो नहीं कटेगी, आप उसको जॉब से रिमूव कर सकते हैं, ये टर्म एंड कंडीशन प्रोविजनल पीरियड में लिखा रहता है। ग्रेजुएटी का जिक्र होता है, ग्रेजुएटी आप दे रहे हैं या प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं तो उसमें कितने कंपनी काटेगी, ग्रेजुएटी उस पर आप बेसिक पे दे रहे हैं या ग्रॉस पे दे रहे हैं। ईओबीआई और सेसी और सेस का जिक्र होता है। ग्रुप इंश्योरेंस का जिक्र होता है कि ग्रुप इंश्योरेंस में के अमाउंट आप कितना दे रहे हैं, आज के लिहाज से 5 लाख रुपए दे रहे हैं या 10 सैलरी दे रहे हैं या 20 सैलरी दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। किस किस्म के लीव्स को वो कब कब ले सकता है, एनुअल लीव कब ले सकता है, साल के आखिर में ले सकता है, वो इनकैशमेंट है, सिक लीव कब ले सकता है, कैजुअल लीव कब ले सकता है, मैटरनिटी लीव की क्या ख़वातीन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इद्दत लीव की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारे उसको आप बताते हैं। बोनस उसको आप बताते हैं कि जी बोनस आपको साल में 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे या 50% मिलेंगे या आपको बेसिक में मिलेंगे, ये सारे जिक्र आप उसमें टर्म एंड कंडीशन में करते हैं। ट्रांसफ़र, ये नॉर्मल कंपनी लिखती है कि ट्रांसफ़र, ताकि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक फैक्ट्री से दूसरे डिपार्टमेंट फैक्ट्री में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 21 क्या है जी? डिडक्शन, यानी किन किन मद में आप उसकी डिडक्शन करेंगे, यूबीआई के मद में, कैंटीन फैसिलिटी के मद में या ट्रांसपोर्टेशन के मद में, यहाँ पे आप उसे लिख कर देते हैं। रिटायरमेंट एज, क्या किस एज में, यानी कि नॉर्मली जो जेंट्स होते हैं वो 60 ईयर्स में और जो फीमेल्स होती हैं वो 55 ईयर्स में रिटायरमेंट, ये कंपनी अपनी पॉलिसीज़ में लिखती हैं। कंपनी पॉलिसी की कॉपी आप उसको नॉर्मली देते हैं या इसमें लिख देते हैं कंपनी पॉलिसी गाड़ी के मामले में ये है, फ्यूल के मामले में ये है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये नॉर्मली कंपनी लिखती है कि जी हमारे जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप किन किन को दे सकते हैं और किन किन को नहीं दे सकते। डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि कंपनी की डिसिप्लिन में क्या क्या आपने करना है और अगर आप इसको नहीं करते तो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। रिट्रीचमेंट, यानी कि कंपनी को अगर किसी को निकालना हो तो उसे क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। और आखिरी में नॉर्मली कंपनी लिखती है एक्नॉलेजमेंट, अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कबूल है तो इसमें आप साइन करके कॉपी हमें वापस कर दें। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक टर्म एंड कंडीशन या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में हम लिखते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एग्जांपल को आप अपनी कंपनी में मौजूद अपॉइंटमेंट लेटर से आप मैच करें, इसमें जो पॉइंट है उसको ऐड करने की कोशिश करें। आपके पास अगर कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट्स में हमें बताएं ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक से ज़रूर आया कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।